हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के टॉपिक का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। क्लास 12th का सबसे पहला टॉपिक है, क्लास 12th का सबसे पहला चैप्टर है। अब बच्चों को ना रिलेशन एंड फंक्शन में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि 11th में उनका थोड़ा सा वीक रह जाता है रिलेशन एंड फंक्शन। फिर 11th में आके उनको थोड़ा सा जब लेवल को आगे बढ़ाना होता है तो उनको वो हार्ड लगता है। रिलेशन एंड फंक्शन बिल्कुल भी टफ चैप्टर नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है समझने की। और थोड़ी सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम होने की वजह से ना ये चैप्टर आपको हार्ड लगने लगता है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज सेट जो आपने सेट चैप्टर पढ़ा था ना उससे रिलेटेड है। तो थोड़ा सा सेट की रिलेशन की इनकी ना लैंग्वेज अजीब हो जाती है, लैंग्वेज अजीब लगने लगती है बच्चों को, जिसकी वजह से टॉपिक थोड़ा सा टफ लगता है। मैं आपको इस टॉपिक को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके समझाऊंगा, बिल्कुल जीरो से बात करेंगे, बिल्कुल 11th क्लास से बात करेंगे। 11th क्लास से बात करेंगे तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें जो आपको आती हैं आपको लगे कि ये तो हमें आता है, ये बोरिंग लगे, फिर भी आप समझना, सुनते रहना, ठीक है जी। एक बार सुनते रहना, जब चीज़ें कनेक्ट होंगी तब बड़ा आसान लगेगा। कुछ मेन पॉइंट है, बस सेलेक्टेड चीज़ें हैं, उन पर हम थोड़ा सा जोर देंगे, फोकस करेंगे, उनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और ये चैप्टर के आप सारे क्वेश्चन से बड़े इजीली निकाल सकते हो। आपका तो देखो अब कोर्स भी आधा कर दिया गया है, लगभग आधा कोर्स कर दिया गया है। बहुत सारी तो ऐसी टफ कंडीशंस थी वो हटाई दी है, पता नहीं क्यों इतना कोर्स को रिड्यूस करते जा रहे हैं। फिर जब आप बाद में जब आप जेईई एडवांस और मेंस की इनकी तैयारी करते हैं तब आपको एकदम से फिर सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, वो थोड़ा हार्ड पड़ने लगती है। तो कोर्स अब आपका आसान हो गया है। आपको एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि कोर्स आसान हो गया है, अब आपको और अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। मतलब अच्छे से तो पहले भी आती, मतलब आपको और ईजी लगेंगी, आपका टफ पोर्शन तो है ही नहीं कुछ भी। बात करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन की, तो रिलेशन एंड फंक्शन पर हम गौर करेंगे जिन बातों पर, वह सबसे पहले पिछली क्लास की बात है। जब हम रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा था कि सेट, कोई एक सेट है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम सेट की। कोई एक सेट है ए, सेट को कैपिटल लेटर से नाम दिया जाता है, इस वाले ब्रैकेट में उसके एलिमेंट रखे जाते हैं। इस सेट के जो भी सदस्य होंगे ना, इस सेट के जो भी सदस्य होंगे वो ऐसे रख दिए जाते हैं। जैसे मान लो एक सेट है 1 2 3, एक दूसरा सेट है, इसको भी मैंने कैपिटल लेटर से नाम दे दिया, मैंने बोल दिया इसको 4 और 5, ये इसके एलिमेंट है। इनको कैसे बोला जाता है? 1 एलिमेंट है ए का, ऐसे पढ़ा जाता है ना, इसको कहते हैं 1 एलिमेंट है ए का, 2 एलिमेंट है ए का, 3 एलिमेंट है ए का, इस तरीके से बोले जाते हैं, एलिमेंट ऐसे बोले जाते हैं, ठीक है जी। जैसे मैं बोलूँ कि 4 एलिमेंट है बी का, 5 एलिमेंट है बी का, ऐसे इसको एलिमेंट बोला जाता है। फिर गौर करने वाली बात है कि अगर मैं 1 पर अपनी तरफ से एक ब्रैकेट लगा दूं, 1 पर अपनी तरफ से ये ब्रैकेट लगा दूं तो इसको सबसेट कहा जाता है कि 1 सबसेट है ए का, ठीक है बच्चों। आपको एलिमेंट और सबसेट के बारे में पता होना चाहिए, ये हमने पीछे की एक छोटी सी बात रिवाइज करी। एलिमेंट क्या होता है, सबसेट क्या होता है। देखिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारा, हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, 12th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं, 11th की कुछ बातें यूज करके। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऑर्डर्ड पेयर। हमारे ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर जैसे मैंने कोई एक सेट लिख रखा है और इन दो सेट से हमारे पास एक, मान लो आपके पास ऐसे बन रहा है। चलो उससे पहले बात करते हैं हम, ऑर्डर्ड पेयर से पहले बात करते हैं हम। 11th क्लास का टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, A इंटू बी। इस बात का मतलब क्या होगा कि A सेट का पहला एलिमेंट B सेट का पहला, A सेट का पहला एलिमेंट B सेट का दूसरा, A सेट का दूसरा B का पहला, ऐसे प्रोडक्ट लिखेंगे हम। 2 5 3 4 3 5, ठीक है जी। मैंने ऐसे एलिमेंट बना के रख दिए, इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए के सभी एलिमेंट्स की बी के सभी एलिमेंट्स के साथ इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट की गई, इसको कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते वक्त मैंने क्या रखा, सबसे पहले मैंने ए लिखा है, यानी कि प्रोडक्ट में सबसे पहले जो एलिमेंट है वो ए का है। फिर मैंने प्रोडक्ट में बी लिखा है, तो जब मैं एलिमेंट लिख रहा हूँ तो दूसरे वाला मेरा बी है। अगर मैं इसको एक्स और वाई से पढ़ूँ कि ये जो हमारे पास हर एक एलिमेंट लिखा है एक्स वाई की फॉर्म में लिखा है, पहला एक्स दूसरा वाई, तो ऑर्डर्ड पेयर ये कहता है कि प्रोडक्ट का है सबसे पहले वाला, यानी कि एक्स एलिमेंट है ए से और वाई एलिमेंट है बी से।
ठीक है जी, ये हुई हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते वक्त जो मैंने पहले आगे लिखा है, किस ऑर्डर पे कौन लिखा है, किस ऑर्डर पे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, पहले स्थान पर ए है तो प्रोडक्ट का पहला एलिमेंट ए, दूसरा एलिमेंट बी से लिया जाएगा। प्रोडक्ट का पहला एलिमेंट ए से और दूसरा एलिमेंट बी से लिया जाएगा। इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट रखी है मैंने किसी एक ऑर्डर्ड पेयर में के पहले ए है फिर बी है। जैसे कि, ठीक है, ये सब चीज़ें आपने 11th में पढ़ी है। जैसे कि और थोड़ा सा बात करते हैं, आएंगे धीरे धीरे, अभी 12th वाली सारी बातों पे आएंगे। जैसे मैं बोल दूं कि बी की प्रोडक्ट ए से करनी है तो क्या बनेगा हमारे पास। अब मैंने मेरे ऑर्डर्ड पेयर में, अब मेरे लिखने के स्टाइल में, मेरे लिखने के तरीके में, अब जो मैं ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगा ना, जो मैं रेस्पेक्टिवली लिखूंगा, तो पहले बी वाला लिखा जाएगा, यानी कि पहले 4 लिखा जाना है, फिर ए वाला, ऐसे। ये मैंने फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दी, ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, पर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट किसकी है, बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट करी है ए से, बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से हुई है। अब की बार ऑर्डर्ड पेयर क्या कहलाए जा रहे हैं, पहले वाला बी से, दूसरे वाला ए से, यानी कि एक्स वाला ए से, वाई वाला बी, सॉरी ए से। यानी कि जो, अगर मैं इसको एक्स वाई की फॉर्म में पढ़ रहा हूँ तो सबसे पहले वाला ये जो एक्स लिए गए हैं वो एलिमेंट है ए के, और जितने भी वाई लिए गए हैं वो एलिमेंट है, अब की बार सॉरी, जितने भी x लिए गए हैं वो लिए गए हैं पहले वाले से, वो है b, और y जितने भी लिए गए हैं वो लिए गए हैं दूसरे वाले से, अब की बार उसका नाम है a। इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। कार्टेशियन प्रोडक्ट पता होनी चाहिए मुझे, ऑर्डर्ड पेयर लिखने आने चाहिए कि मैं किस ऑर्डर्ड में पेयर बना के, जो मैं पेयर बना रहा हूँ मैं किस ऑर्डर में बना रहा हूँ। मैं पेयर बना रहा हूँ पहले b वाला फिर a वाला, मैं जो पेयर बना रहा हूँ उसमें पहले a वाला फिर b वाला, इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड पेयर, ये दो बातें समझ में आनी चाहिए। ठीक है भाई, ये दोनों बातें मुझे अच्छे से हजम हो गई। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, जब मैं दो सेट की दो आपस में प्रोडक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, जरूरी नहीं आपके पास ए सेट हो बी सेट हो, अलग अलग हो, आपके पास ए सेट की ए सेट से भी प्रोडक्ट कर सकते हो आप, बी सेट की बी सेट से प्रोडक्ट कर सकते हो आप, बी सेट की बी सेट से प्रोडक्ट, है ना, 4 की 4 5 से ही प्रोडक्ट करनी हो तो पहले 4 4 4 5 5 4 5 5। मैंने जब ऑर्डर्ड पेयर लिया तो मैंने जो x वाला लिख रहा हूँ ना, मैं x वाला तो लिख रहा हूँ मैं इससे, और जो y वाला लिख रहा हूँ मैं इससे, यानी कि x और y मैं दोनों सिर्फ b से ही लिख रहा हूँ। ये वाला भी b से, ये वाला भी b से, ये भी b से, ये भी b से, ये वाला भी b से, ये वाला भी b से, ये दोनों b से ही यूज़ किए जा रहे हैं, है ना। अब इसको दिखाने के लिए ना उन्होंने कैसे दिखाया गया, ऐसे भी दिखाया जाता है इनको, ऐसे दिखाया जाना और ज़्यादा ईजी लगने लगता है। ये था 4 5, ये था 4 5। अब ऑर्डर्ड पेयर बना, पहले इसकी प्रोडक्ट इसके साथ हुई, फिर इसकी प्रोडक्ट इसके साथ हुई, फिर इसकी प्रोडक्ट इसके साथ हुई, फिर इसकी प्रोडक्ट इसके साथ हुई। इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड पेयर। पहले मैंने ऑर्डर लिया, बी वाले की बी से प्रोडक्ट करनी है तो पहले मैंने इसकी प्रोडक्ट इससे, फिर इसकी प्रोडक्ट इससे, फिर इसकी प्रोडक्ट इससे, फिर इसकी प्रोडक्ट इससे। मतलब मैं अगले वाले को ही आगे लिख रहा हूँ, इस अगले वाले को ही आगे लिख रहा हूँ। तुक्के से ये दोनों ही सेम है, अगले वाले भी और पिछले वाला सेट भी, ये दोनों ही सेम है। ठीक है जी, हम सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर के बारे में जाना, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जाना हमने। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, दो सेट की, किसी सेट की उसी से भी प्रोडक्ट हो सकती है, और नहीं तो किन्हीं दो अलग अलग सेट की आपस में प्रोडक्ट करते वक्त कौन आगे है कौन पीछे है उसके हिसाब से ही उनके एक्स वाई एलिमेंट, उनके अगले और पिछले एलिमेंट लिखे जा रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना, समझदारी से, नियम से करना। ऑर्डर्ड पेयर किस ऑर्डर से हम करके चल रहे हैं, ये तो हो गया जी आपका ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर तक हम चले गए। अब बात करते हैं हम थोड़ी सी एडवांस, चलते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। अगर एक रिलेशन दे दिया जाए, अब ये जो रिलेशन वर्ड है ना, इस रिलेशन वर्ड को डरने के तरीके से मत देखो। ये देखो कि आपको एक कंडीशन दे दी जाए जो किसी एक इक्वेशन को फॉलो करती है। एक्स, देखो हमने तय कर लिया कि इनको एक्स वाई पढ़ रहे हैं, इनको ए और बी भी पढ़ते हैं, इनको एक्स वाई पढ़ते हैं, इनको कुछ भी बोल सकते हैं, एक्स वाई भी बोल सकते हैं इनको, ये एक्स है जी, ये वाई है जी, या फिर ये ए है ये बी है। वो बता देंगे कि हम इनको एक्स वाई कहना चाह रहे हैं, हम इनको ए भी कहना चाह रहे हैं। ठीक है, हम एक्स वाई नाम लेके एक तय कर लेते हैं, एक्स वाई नाम लेके तय चलेंगे। मैंने कहा कि अब मैं एक ऐसी इक्वेशन दूंगा आपको, एक सिंपल सी, छोटी सी, हार्ड सी, बड़ी सी, कैसी भी एक इक्वेशन दूंगा जो इन दोनों को आपस में रिलेट करती होगी, जो इन दोनों को आपस में, मतलब उस इक्वेशन में से, इनमें से कोई सा एक उस इक्वेशन को फॉलो करता होगा।
मैं आपको इक्वेशन दे दूंगा और ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई एक उस इक्वेशन को फॉलो करता हो, कोई एक एलिमेंट, कोई एक आपका सेट, कोई एक सदस्य यहाँ से उस इक्वेशन को फॉलो करता हो, या ज़्यादा भी कर सकते हैं, या सारे भी कर सकते हैं, या नहीं भी कर सकते, उस इक्वेशन को फॉलो नहीं भी कर सकते, उस इक्वेशन को एक फॉलो करता हो, दो करते हो, सारे करते हो, कुछ भी हो सकता है। उस इक्वेशन को कहा गया रिलेशन। अरे इक्वेशन क्या होती है? एक्स और वाई के बीच का रिलेशन इक्वेशन होती है, ए और बी के बीच का रिलेशन इक्वेशन होती है। तो जो हम इक्वेशन वर्ड पढ़ते आ रहे हैं ना, वो रिलेशन है, एक्स और वाई के बीच का रिलेशन है वो। तो इन्होंने अब हमें बताया रिलेशन। अब रिलेशन को पहले हम एक बार मैं रिलेशन की डेफिनेशन लिखता हूँ। देखो ये सब रफ करके मैं एक बार रिलेशन की डेफिनेशन दिखाता हूँ आपको। अब देखिए थोड़ा सा ना सेट के बारे में जानते हैं, डेफिनेशन से ही पढ़ के देखते हैं, डेफिनेशन को ही समझ के देखते हैं डेफिनेशन में क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए बच्चों डेफिनेशन में क्या क्या लिखा हुआ है। ए रिलेशन आर, जो रिलेशन बनेगा उसको आर नाम दिया जाएगा। जो रिलेशन आर है, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट, एक नॉन एम्प्टी सेट ए से बनाया जाएगा। जो रिलेशन बनेगा वो कहाँ से बनेगा? फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी। नॉन एम्प्टी सेट ए का मतलब ए और बी, ये नॉन एम्प्टी होने चाहिए, मतलब ये खाली नहीं होने चाहिए, उनमें कुछ एलिमेंट तो हों, इनमें कुछ एलिमेंट तो हों, कुछ भी एलिमेंट हो। नॉन एम्प्टी का मतलब ये खाली नहीं होने चाहिए। ए सेट में कुछ एलिमेंट हो, बी सेट में कुछ एलिमेंट हो, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात की जाएगी। तो उन्होंने कहा है ए रिलेशन, उसको आर नाम दिया जाएगा रिलेशन को, फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट। जो रिलेशन होता है ना वो सबसेट होता है ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। ए और बी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगी उसमें से ही, ए और बी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बन के आएगी उसमें से ही रिलेशन लिया जाएगा। जैसे ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हमने देखा था ना 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, ये मैंने इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दी, ऑर्डर्ड पेयर में लिख दी, पहले वाले ए फिर दूसरे वाले बी, यानी कि इस प्रोडक्ट में पहले वाला एलिमेंट, जो इस सेट का पहले वाला एलिमेंट होगा ये ए से होगा, ये बी से होगा, ये ए से, ये बी से, ये ए से, ये बी से, ये ए से, बी से, ऐसे। तो ए टू बी ये प्रोडक्ट क्या है? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए की बी से प्रोडक्ट है। तो जो रिलेशन बनेगा, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट, ए भी नॉन एम्प्टी सेट है, ए नॉन एम्प्टी सेट है, टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी, बी नॉन एम्प्टी सेट है। तो जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? सबसेट होगा, यानी कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही रिलेशन बनेगा। जो रिलेशन बनाया जाएगा वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से बनाया जाएगा, ये कह रही है ये इक्वेशन, ये डेफिनेशन। ठीक है जी। तो आर क्या होगा? सबसेट होगा ए क्रॉस बी, ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। सारे के सारे भी हो सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के ये सारे के सारे भी हो सकते हैं, या फिर इनमें से कुछ भी हो सकते हैं, या इनमें से एक भी हो सकता है, ऐसा होगा, उसको कहते हैं रिलेशन। इफ़ आर इज़ ए रिलेशन, अगर आर एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, ये ए टू बी प्रोडक्ट में से अगर एक रिलेशन है, इफ़ एंड इफ़, जो रिलेशन में हम लिखते हैं ना, रिलेशन में भी तो ऐसे ब्रैकेट की फॉर्म में लिखे जाएंगे, तो रिलेशन में जो ब्रैकेट की फॉर्म में लिखे जाएंगे वो पहला एक्स होगा, दूसरा वाई होगा। अगर रिलेशन में एक्स और वाई लिखे जा रहे हैं, ठीक है, अगर रिलेशन, इसका मतलब क्या है? एक्स और वाई एलिमेंट है आर के, मतलब रिलेशन में कुछ लिखा जाएगा ना, तो जो रिलेशन में लिखे जाएंगे उनको हम कैसे पढ़ेंगे? वी राइट एक्स रिलेटेड है वाई से, एक्स का रिलेशन है वाई से, एंड से दैट एक्स इज रिलेटेड टू वाई। मतलब इस बात को कैसे लिखा जाएगा कि जो हम रिलेशन पढ़ेंगे जो भी रिलेशन बनेगा, जो भी रिलेशन बना, मान लो 1 का 4 से ही रिलेशन बना, ठीक है जी। अब 1 का 4 से जो रिलेशन बना, ये एक्स वाई जो लिखा गया है, ये एलिमेंट है रिलेशन का, मतलब ये एक्स और वाई है, और ये एलिमेंट है रिलेशन का, इस आर का का एक एलिमेंट है ये। तो हम इसको कैसे बोलेंगे कि x रिलेटेड टू y, या फिर इसको कैसे बोलेंगे x इज रिलेटेड टू y। ठीक है जी, ये इतनी टफ बात नहीं है कुछ भी, बस अब तक हमने ये देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में a और b के जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, उनमें जितने भी एलिमेंट लिखे जाएंगे उनमें से रिलेशन बनाया जाएगा, उनमें से किसी इक्वेशन को फॉलो करते हुए कुछ एलिमेंट लिए जाएंगे, सारे भी आ सकते हैं। तो रिलेशन क्या हो सकता है? सबसेट होगा या इक्वल होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के, यानी कि इसमें से ही लिया जाएगा या फिर इसमें से सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है जी। फिर है दूसरी इंपॉर्टेंट बात,
द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, मतलब कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं, रिलेशनों की क्वांटिटी कितनी होगी, कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं। दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, मतलब सेट ए का सेट बी से जब हम रिलेशन ढूंढें तो कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं। इज़ द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ए और बी की जो प्रोडक्ट आएगी उसमें से जितने भी पॉसिबल सबसेट बनाए जा सकते हैं उतने रिलेशन हो सकते हैं ए और बी के बीच में। यानी कि ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी सबसेट हो सकते हैं वो रिलेशन हो सकते हैं। ठीक है जी, ये बात कही जा रही है यहाँ पर। जैसे मान लो इफ़ नंबर ऑफ ए में जितने भी नंबर हैं वो p हैं और b में जितने भी नंबर हैं वो q हैं, देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट तैयार होंगे जब कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगी वो पी क्यू। जैसे नंबर ऑफ 3, नंबर ऑफ बी 2, तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे 3 दूनी 6 बनने चाहिए। देखो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट करी थी 1 2 3 4 5 6, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 बने। अब है समझने वाली बात, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक की जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट करी है उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं, वो होंगे विल बी 2 की पावर जो भी प्रोडक्ट करके एलिमेंट की संख्या आई है। जैसे इनकी प्रोडक्ट करके 6 आ रहा था ना, तो 2 की पावर 6, जैसे 6 है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट 6 है तो 2 की पावर 6। अगर नंबर ऑफ ए पी हो, नंबर ऑफ बी क्यू हो, तो ए इंटू बी की क्वांटिटी पी इंटू क्यू आ जाएगी और रिलेशनों की संख्या आ जाएगी 2 की पावर पी क्यू। जैसे ए में 3 थे, बी में 2 थे, टोटल ए इंटू बी 6 बने थे, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे 2 की पावर 6। इस वाले केस में रिलेशन कितने बनेंगे 2 की पावर 6। ठीक है जी, अब आपको यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। चलिए जी आगे बात करते हैं। चलिए जी 11th की थोड़ी सी बातें और रह गई थी हमारी, तो उसके बारे में और बात कर लेते हैं। देखिए अब बात करते हैं हम डोमेन के बारे में। अब डोमेन क्या होता है, डोमेन के बारे में पढ़ें तो डोमेन की डेफिनेशन है द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट, सारे के सारे फर्स्ट वाले कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। जो भी आपने ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट करते वक्त आपने जो ऑर्डर्ड पेयर बनाए हैं उनमें जो जितने भी फर्स्ट वाले कंपोनेंट हैं वो आपके डोमेन कहलाएंगे। ठीक है जी, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन ए रिलेशन आर, मतलब आपने एक रिलेशन बना लिया, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में से एक इक्वेशन दी थी हमने, एक रिलेशन दिया था हमने, उस इक्वेशन को फॉलो करते वक्त कुछ कंपोनेंट उठाए आपने, उन कंपोनेंट को जिनको आपने उठाया उनमें जो फर्स्ट वाला कंपोनेंट है उनमें जो फर्स्ट वाले उनको डोमेन कहा जाएगा। उठाने किस में से, रिलेशन में से, और रिलेशन किस में से बना, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से। फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, मतलब सेट ए की सेट बी से जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करी, कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद रिलेशन में एक इक्वेशन दे रखी थी, उस इक्वेशन को फॉलो करते हुए जो आपने रिलेशन बनाया उसमें फर्स्ट कंपोनेंट आपके क्या कहलाएंगे, डोमेन। तो द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन, तो उस रिलेशन की डोमेन कहलाएगी। अब इस बात को कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है, ये लैंग्वेज थोड़ी सी टफ लगती है, टफ नहीं होती। इसको कैसे पढ़ते हैं, डोमेन ऑफ आर, रिलेशन में ही तो बनेगी डोमेन, डोमेन ऑफ आर क्या होगी, एक्स होगी। एक्स क्या होगा, एलिमेंट होगा ए का, जो आपका ए सेट होगा ना, देखो मैंने नीचे लिख रखा ए सेट, इस ए सेट में से और इस बी सेट की जब कार्टेशियन प्रोडक्ट की जाएगी तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करके बहुत सारे एलिमेंट बन रहे होंगे आपके पास, उन बहुत सारे एलिमेंट में से एक इक्वेशन दे दी जाएगी, उस इक्वेशन को कुछ ही फॉलो करेंगे, हो सकता है सारे भी कर लें, कुछ फॉलो करेंगे, वो हम निकाल लेंगे, वो रिलेशन कहलाएंगे। अब उस रिलेशन में जो आपने रिलेशन बना लिया, उस रिलेशन में, वो रिलेशन कहाँ से बनाया आपने, सेट ए टू सेट बी में से निकाले हैं आपने, किसी इक्वेशन को फॉलो करते हुए होंगे, जो रिलेशन की इक्वेशन दे रखी होगी, जो रिलेशन बना दिया होगा कि ये इस रिलेशन को फॉलो करते हुए वाले ही उठाओ कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, तो उसमें से जो फर्स्ट वाले कंपोनेंट होंगे वो आपके डोमेन कहलाएंगे। तो इन्होंने कहा है कि एक्स जो है, जो फर्स्ट वाला कंपोनेंट होगा वो ए से लिया जाएगा। जैसा आपका सेट ए है ना, तो आपका जो डोमेन बनेगा इस सेट ए में से बनेगा। अगर ए टू बी प्रोडक्ट की जा रही है और किसी रिलेशन को ये फॉलो कर रहे हैं, किसी इक्वेशन को ये फॉलो कर रहे हैं, अभी हम उस छोटे से रिलेशन को ना इक्वेशन कह लेते हैं, उस इक्वेशन, किसी इक्वेशन को फॉलो करेंगे, वो उस इक्वेशन में जो एक्स वाले होंगे वो ये होंगे और वाई वाले जो होंगे वो ये होंगे। तो इन्होंने कहा है कि एक्स एलिमेंट होगा ए का,
देखो इन्होंने कहा है ना कि x और y जो बनेगा वो रिलेशन में रखे जाएंगे। अब रिलेशन में रखे जाएंगे, जो अगले वाले होंगे वो a से होंगे और जो ये पिछले वाले होंगे वो b से होंगे। बस इस वाली बात को समझाता है ये, इस तरीके से ये लैंग्वेज सिर्फ इतना कहती है। चलो जी, उसके बाद पढ़ते हैं हम रेंज। रेंज क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट, इसमें फर्स्ट था, अब सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए की सेट बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट करी गई, बहुत बड़ी कार्टेशियन प्रोडक्ट आई, किसी एक रिलेशन को उनमें से कुछ ही फॉलो कर रहे होंगे उस प्रोडक्ट में से, उनको उठा के हमने रिलेशन में रख दिया। उनके जो अब सेकंड वाले कंपोनेंट होंगे वो रेंज कहलाएंगे उस रिलेशन के। अब रेंज को कैसे पढ़ा जाता है? रिलेशन है आपके पास एक, वो रिलेशन कैसे है? y वाला कंपोनेंट, पिछले वाला कंपोनेंट कहाँ से लिया जाएगा? b से, और जो वो आपका रिलेशन है ना वो एक्स वाई से लिखे जाएंगे। एक्स वाई रिलेशन के एलिमेंट होंगे, मतलब जो रिलेशन बनाया जाएगा उसमें एक्स वाई कंपोनेंट रखे जाएंगे, वो एलिमेंट होंगे, मतलब वो सब किसके एलिमेंट है? रिलेशन के। और उसमें जो पिछले वाला है ना, ये पिछले वाला, ये रेंज कहलाता है। और ये बोल रखा है उन्होंने कि पिछले वाला एलिमेंट होगा बी का, सेकंड वाला, ये सेकंड, वाई सेकंड वाले को रिप्रेजेंट करता है, ये फर्स्ट वाला ये डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, ये रेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो वाई वाला एलिमेंट होगा बी का और एक्स एलिमेंट होगा ए का। ये लैंग्वेज सिर्फ इतना कहती है, मतलब ये जो बात ऊपर लिखी हुई है उसी को ये एक लाइन में इतने शॉर्ट में समझा देती है। उसके बाद आ जाता है जी कोडोमेन। अभी इनको एक बार और समझाऊंगा मैं आपको। उसके बाद आ जाता है कोडोमेन। इफ़ आर इज़ ए रिलेशन, अगर आर कोई रिलेशन है, सेट ए टू सेट बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट में से एक रिलेशन आर बना, देन बी इज़ कॉल्ड द कोडोमेन। जब आपने ए की और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट करी थी ना, तो जो बी वाले होते हैं उसमें से रेंज सेलेक्ट होती है, वो जो बी वाला पूरी लिस्ट है बी वाली, उसको कहते हैं कोडोमेन। अगले वाली में से लिए जाते हैं डोमेन। ठीक है, अगले वाली लाइन हो गई डोमेन, पिछले वाला सेट हो गया कोडोमेन। को का मतलब साथी, डोमेन का साथी, कोडोमेन। ये डोमेन, अगले वाली लाइन डोमेन, पिछले वाली लाइन कोडोमेन, डोमेन का साथी कोडोमेन। ठीक है जी। नोट दैट रेंज, ये बात ध्यान रखने वाली है, ये वाली बात ध्यान रखने वाली है, ये एक नंबर में पूछी जा सकती है MCQ में। जो रेंज होती है ना, वो रेंज पिछले वाले सेट में से ली जाती है, यानी कि रेंज सबसेट होती है कोडोमेन का, या फिर रेंज सारे के सारे एलिमेंट भी रख सकती है कोडोमेन का। रेंज में सारे के सारे भी आ सकते हैं कोडोमेन के। अब एक एग्जांपल से समझते हैं हम डोमेन, रेंज, कोडोमेन को। मान लो ए कोई सेट है 2 3 5 8 9, बी कोई सेट है 4 6 7 15 16 20। एक रिलेशन बना देते हैं हम। रिलेशन क्या है? आर से लिखा जाएगा रिलेशन, उसके कंपोनेंट एक्स वाई से पढ़े जाएंगे। फिर ये कहा गया कि एक्स डिवाइड्स वाई, यानी कि अगले वाला पिछले वाले को डिवाइड कर दे। क्या ये अब जो मुझे इसकी और इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करूँगा, देखो कितनी बनेगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 30, 5 गुना 6, 30 एलिमेंट बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, 30 बनेंगे। अब वो मैं 30 बनाने की टेंशन नहीं ले रहा, मैं अब क्या देख रहा हूँ कि इसकी और इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की जाएगी, 30 एलिमेंट बनेंगे। उन 30 एलिमेंट में क्या होगा? इन्होंने कहा एक्स वाला वाई वाले को डिवाइड करता हूँ, अगले वाला पिछले वाले को डिवाइड करता हूँ। जब इसका इससे कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी, देखो जब इस एलिमेंट की इन सबसे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखी जाएगी, फिर 3 की इन सबसे लिखी जाएगी, 5 की इन सबसे लिखी जाएगी, तो वो मैं सब लिख नहीं रहा, मुझे पता है लिखी जाएगी। तो 2 4 को डिवाइड करता है क्या? यस, तो ये रिलेशन में रख लूँगा मैं। क्या 2 6 को करता है? यस, इसको भी लिख लूँगा। क्या 2 7 को करता है? इसको नहीं लिखूँगा। 2 15 को नहीं करता, इसको नहीं लिखूँगा। 2 16 को करता है क्या? यस, 2 16, ये रिलेशन में रख लिया। क्योंकि इन्होंने जो रिलेशन दिया है ना, मैं देखो ये है रिलेशन, ये एक छोटी सी इक्वेशन क्या कहला रही है? रिलेशन में यही रखने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो। रिलेशन में मुझे क्या रखना है? जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो कि x डिवाइड कर दे y को, यानी कि अगले वाला पिछले वाले को डिवाइड कर दे। तो कौन सा कर लेता है? बस उसको रख लेता हूँ। 2 4 को कर लेता है, रख लिया। 2 6 को कर लेता है, रख लिया। 2 16 को कर लेता है, रख लिया। 2 20 को कर लेता है, रख लिया। 3 6 को कर लेता है, रख लिया। 3 15 को कर देता है, रख लिया। 3 और किसी को नहीं करता, नहीं रखा। फिर 5 पे आए, 5 15 को कर लेता है, रख लिया। 5 20 को कर लेता है, रख लिया। फिर आए जी 8 पे, 8 16 को डिवाइड कर देता है, ये रख लिया। तो रिलेशन में ये रखेगा ही। अब फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि जो आपने रिलेशन बनाया ए और बी का रिलेशन है ना, सेट ए टू सेट बी, सेट ए का सेट बी से हमने क्या रिलेशन बनाया? ये इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई कर रहे हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में। इनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगी वो लिखी नहीं है, मुझे पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगी एक बहुत बड़ी सी, उसमें से बनेंगे ये, तो उसमें से ही आए हैं ये, हमने बस वो लिखी नहीं है। तो अब हमने क्या करा? डोमेन पढ़ रहे हैं, तो डोमेन क्या कहलाएगी? इसमें से जो ये इन कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट आए ना मेरे पास,
इनमें से जो अगले वाले होंगे, जैसे ये 2 2 2, तो बार बार 2 नहीं लिखेंगे, 2 3, हाँ बस 2 एक बार लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे। तो मेरे पास डोमेन बनेगी 2 3 5 8। अब रेंज क्या होती है? पिछले वाला, सेकंड वाला, इन कंपोनेंट के सेकंड वाले एलिमेंट, 4 6 16 20 6 15 15 20। अब रिपीट नहीं करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा? 4 6 15 16 20। पर जो ये रेंज आई है, ये रेंज किस में से सेलेक्ट हुई है? पिछले वालों में से। और पिछले वाले कहाँ से लिखे गए हैं? बी वालों में से। तो जो रेंज सेलेक्ट होती है वो हमेशा बी वाले में से सेलेक्ट होती है। तो ये इसका सबसेट है। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें ये सारे आ जाते, ऐसा भी हो सकता था, ऐसी इक्वेशन हो जाती यहाँ पे, ऐसा एक रिलेशन हो जाता, जो ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो रेंज है ये कहाँ से सेलेक्ट हुई है? इसमें से, यानी कि रेंज हमेशा इस बी वाले कंपोनेंट का सबसेट होती है। अब इस बी वाले कंपोनेंट को क्या कहते हैं? ये डोमेन सेलेक्ट करने वाला है और ये इसका साथी है, इसको कोडोमेन कहते हैं। तो बी वाला पूरा का पूरा, जब कोडोमेन लिखेंगे तो बी वाला पूरा का पूरा इक्वल्स टू बी, ये सारे के सारे कोडोमेन है। और कोडोमेन में से ही सेलेक्ट होती है रेंज। यहाँ तक का तो हो गया जी 11th का पार्ट, हमने 11th में यहाँ तक की बात पढ़ी थी। अब स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा पोर्शन 12th का। ये सब चीज़ें ना छोटी छोटी सी बातें हैं, ये सब छोटी छोटी सी बातें अब हमें काम आएंगी 12th का पढ़ने के लिए। चलिए बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शन को आगे बढ़ाते हुए देखें तो अब हमारे पास एक नई बात और आ जाएगी जो 12th लेवल के हैं। अब 12th लेवल का स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। अब तक हमने 11th लेवल का बेसिक पढ़ा, तो 12th लेवल पे आ जाता है टाइप ऑफ रिलेशन में सबसे पहले आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ने से पहले ना हम 2 बातें और पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? पहले इसकी डेफिनेशन देखो। लेट ए बी एनी सेट, ए कोई सेट है, तो ए की ए से जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो जैसे मान लो ए है 1 2 3, तो ए की ए से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहलाएगी? 1 का, अब मुझे क्या करनी है? इसी की 1 की 1 ए की ए से ही करनी है। इसको ऐसे समझो 1 2 3 1 2 3, तो इस 1 की इससे भी इससे भी इससे भी, फिर 2 की 1 2 3 से, फिर 3 की 1 2 3 से, इसको कहते हैं यूनिवर्सल। यानी कि ए की ए से जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, ए की ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो वो क्या होता है? सबसेट होता है और इक्वल होता है ए की ए से। ये तो सिंपल सी बात है ना, इसमें तो कोई हमने रॉकेट साइंस ही नहीं पढ़ी। हमने क्या पढ़ा कि ए की ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो जितने एलिमेंट बनेंगे, भाई मान लो यहाँ पर 9 एलिमेंट बनेंगे। 1 की 1 से हुई, 1 की 2 से हुई, 1 की 3 से हुई, फिर 2 की 1 से, 2 की 2 से, 2 की 3 से, 3 1 3 2 3 3। ये आपकी आ गई ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए की ए से। तो इस वाली बात को हम क्या कहेंगे कि जब ए की ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है तो ये अपने आप का ही, यानी कि खुद का ही सबसेट तो होगा ही होगा। मतलब एक ऐसा रिलेशन जो इसका, ये खुद का ही सबसेट तो है ही, सारे के सारे एलिमेंट भी इक्वल होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? सबसेट और इक्वल देन ए क्रॉस ए। कोई भी ले लेना, चाहे तुम बी इंटू बी लोगे तो उसकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी वो सबसेट होगी और इक्वल होगी बी इंटू बी के, है ना। यहाँ तक क्लियर हो रही है बात कि ए इंटू ए सबसेट है और इक्वल भी है, सारे एलिमेंट सारे कंपोनेंट ए इंटू ए के, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के। अब इस बात को कैसे पढ़ा जाता है? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इज़ ए रिलेशन ऑन ए, यानी कि जब यहाँ पर भी ए हो, ए की ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी हो, तो मैं उसको ऑन ए पढ़ रहा हूँ कि ए का, जब मैं ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से करता हूँ तो हम कहते हैं ए टू बी, ए की बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट। जब ए की ए से पढ़ रहे हैं तो ए ऑन, मतलब ऑन ए, बस ए पर ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है, ए की ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है। तो इस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है, ऑन ए। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्यों कहा जा रहा है? यूनिवर्सल रिलेशन इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे कंपोनेंट रिलेशन में भी है। देखो हमने क्या पढ़ा है अब तक? हमने पढ़ा है कि 2 सेट है, ए सेट बी सेट, उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दी, हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट बन गए। उनमें से कुछ इक्वेशन को फॉलो करते हैं और वो रिलेशन में रख दिए जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सारे ही फॉलो कर ले, ऐसा भी हो सकता है कि एक भी फॉलो ना करे उस इक्वेशन को, उस रिलेशन को। अगर
ए की बी से प्रोडक्ट करी, आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई और आपको एक रिलेशन दिया, मतलब एक इक्वेशन दी, और इक्वेशन में वो सारे के सारे एलिमेंट आ जाएं, तो वो यूनिवर्सल रिलेशन है। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी कंपोनेंट है, जितने भी एलिमेंट है, वो सारे के सारे आपके रिलेशन की इक्वेशन को फॉलो करते हो। जो रिलेशन में एक छोटा सा रिलेशन इक्वेशन दे रखी होगी उन्होंने, उसको सारे के सारे फॉलो करें, तो इसका मतलब वो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल रिलेशन है। तो यूनिवर्सल रिलेशन तो हो गया ये कि आपने ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट करी और जितने भी कंपोनेंट बने वो सारे के सारे आपके रिलेशन में आ जाते हैं, सारे के सारे, एक भी नहीं छूट रहा, सारे के सारे रिलेशन में आ गए। तो ये तो हो गया वो रिलेशन वाला पार्ट। लेट ए बी एनी सेट, देन ए से क्रॉस प्रोडक्ट जो है, ये जो आपका रिलेशन आएगा, उस रिलेशन में आपके सारे के सारे वही आ गए जो आपने क्रॉस प्रोडक्ट में रखे थे, तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन। ऐसे एक वर्ड और पढ़ो, आइडेंटिटी रिलेशन। लेट ए बी एनी सेट, कोई एक सेट है, देन द रिलेशन, अब एक ऐसा रिलेशन बना रहे हैं हम, ठीक है, ए कोई सेट हो गया, ये रहा जी ए कोई सेट। अब हम एक रिलेशन बना रहे हैं जिसमें अगले वाली टर्म और एक्स वाली टर्म और वाई वाली टर्म दोनों सेम हो और दोनों की दोनों ए से ही रिलेटेड हो। वेरी गुड। जब हम ए का ए से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, ए की ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, 1 1 आ गया। देखो ये वाली कंडीशन, ये 1 2, ये वाली कंडीशन नहीं है, ये वाली कंडीशन नहीं, ये वाली नहीं, पर ये 2 2 इसी कंडीशन में आ गया, ये 3 3 इसी कंडीशन में आ गया। जब ये x वाला और y वाला कंपोनेंट बिल्कुल सेम हो जाए और x वाला और y वाला दोनों लिए कहाँ से जा रहे हैं? a से ही। जब मैं a की a से ही प्रोडक्ट कर रहा हूँ, अगले वाला भी a से ही लूँगा, पिछले वाला भी a से ही लूँगा, a से a की कार्टेशियन प्रोडक्ट ये कहला रही है। यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि अगर दोनों कंपोनेंट क्या हो, दोनों x वाला भी और y वाला भी दोनों ही सेम हो और दोनों ही a से लिए जाएँ, इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। ऑन सेट ए का मतलब ए की ए से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट की गई थी। अब जो ये आइडेंटिटी रिलेशन होता है ना, इसका एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। हर एक एलिमेंट बस अपने आप से ही रिलेटेड होगा, यानी कि 1 1 2 2 3 3। ठीक है जी। अगर मेरे पास यहाँ होता 1 2 3 4, तो आपका क्या बनता आइडेंटिटी में? 1 1 2 2 3 3 4 4। आइडेंटिटी वर्ड से भी समझ में आ रहा होगा आपको, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? सेम, दिखने में सेम। जैसे हमारा आधार कार्ड और उसकी फ़ोटोकॉपी आइडेंटिटी सेम, ठीक है। जैसे हमारा आधार कार्ड क्या है? हमारी आइडेंटिटी है, मेरा ही थोपड़ा दिखेगा उस पर। आइडेंटिटी, इसलिए तो उसे आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं। स्कूल में तुमने आइडेंटिटी कार्ड यूज़ करा होगा, तुम्हारी पहचान बिल्कुल वो करेंगे, देख के मैच करेंगे, देख के मैच करेंगे, हाँ भाई तुम्हारा ही है, जाओ। तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या हुआ कि ये बात ध्यान देने की है, इन आइडेंटिटी रिलेशन ऐसा नहीं होगा कि इसमें 1 1 2 2 और 3 3 रह जाए, 3 3 भी आएगा। एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड होगा, 1 1 2 2 3 3। अगर यहाँ 4 होता तो 4 4 भी आता आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें रिलेशन में। तो कुछ ये दो बातें समझनी थी हमें, आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है जी। अब देखो हमारा 12th का टॉपिक क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? एक रिलेशन है R, ठीक है जी, उसमें मतलब एक छोटी सी इक्वेशन दे दी, उस इक्वेशन को फॉलो करते हुए कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हमने कुछ एलिमेंट रखे हैं। लेट R बी ए रिलेशन ऑन सेट ए, मतलब एक ही ए से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट होके कुछ बना और उसमें से हमने रिलेशन निकाले, किसी एक इक्वेशन को फॉलो करते हुए। देन R इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्सिव, मतलब R रिफ्लेक्सिव तभी कहलाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ये तो आइडेंटिटी वाली बात हो गई ना, बिल्कुल। आइडेंटिटी में भी तो ये कहा था कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। तो आइडेंटिटी रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही होता है, ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो हमें क्या ध्यान देना है कि रिफ्लेक्सिव की और आइडेंटिटी की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। हाँ, अब फर्क कहाँ जाता है वो फर्क देखना है। रिफ्लेक्सिव में मतलब जब हम रिफ्लेक्सिव बना रहे हैं, मान लो रिफ्लेक्सिव ये बन गया और इसमें ये वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा और ये वाला नहीं आ रहा, बाकी सब आ रहे हैं। पर मैंने देखा कि जब ए सेट में 1 है 2 है 3 है, तो मेरे पास रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 का डबलेट होना चाहिए, मतलब 1 रिपीट होना चाहिए, 1 1 है, 2 2 होना चाहिए, 2 2 है, 3 3 होना चाहिए, 3 3 है। समझ में आ रही है बात? 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। अब ये एक्स्ट्रा वाले बेशक हों,
इस एक्स्ट्रा से टेंशन नहीं है। टेंशन क्या है कि अगर 3 3 ना होता तो ये रिफ्लेक्सिव ना कहलाता, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट का डबलेट अवेलेबल नहीं है मेरे पास रिलेशन में। जो मेरे पास सेट ए है उसके हर एक एलिमेंट का डबलेट मेरे पास रिलेशन में अवेलेबल होना चाहिए। एक्स्ट्रा वाला कोई सभी हो, जैसे एक्स्ट्रा में आ गया, ये एक्स्ट्रा में आ गया, एक्स्ट्रा में आ गया, एक्स्ट्रा में आ गया, इनसे मुझे टेंशन नहीं। मुझे टेंशन तब होती जब 3 3 ना होता। तो हमें क्या ध्यान देना है, क्या कंडीशन ना हो ताकि ये रिफ्लेक्सिव में फेल हो जाए, क्या कंडीशन ना हो तब ये फेल हो जाए। तो अगर 2 2 ना होता तो ये फेल हो जाता, बाकी चाहे कितने भी एक्स्ट्रा भरे पड़े हों। 1 1 ना होता तो भी ये फेल हो जाता। हर एक एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए, ये कहलाता है रिफ्लेक्सिव। R इज रिफ्लेक्सिव इफ x और y, x और x मतलब अगला भी और पिछला भी सेम होने चाहिए, वो रिलेशन में होने चाहिए। किसके लिए, x के हर एक एलिमेंट मतलब a के हर एक एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए। ये वाली लैंग्वेज ना थोड़ी सी अजीब लगती है बच्चों को स्टार्टिंग में पढ़ने में, पर ये आसान होती है। एक ही लाइन में सारा सारांश भर देते हैं। इन्होंने कहा कि a के जितने भी एलिमेंट हैं, है ना, x a का एलिमेंट है, तो उनके सबके डबलेट होने चाहिए रिलेशन में, है ना। वो डबलेट एलिमेंट होने चाहिए रिलेशन के। ये डबलेट है, ये रिलेशन है, मतलब ये एलिमेंट है रिलेशन का। मतलब आप जो रिलेशन लिखोगे उस रिलेशन में जो आपने, अब मान लो मैंने ये रिलेशन लिख रखा है, ये अब इस रिलेशन में ए के हर एक एलिमेंट का डबलेट, ए के हर एक एलिमेंट का डबलेट कहाँ होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए रिलेशन का, यानी कि इस रिलेशन में होना चाहिए इसके हर एक एलिमेंट का डबलेट, ये कहलाएगा। बाकी एक्स्ट्रा भी हो ये चलेगा, तो ये कहलाएगा रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में और आइडेंटिटी में क्या फ़र्क है। आइडेंटिटी तो यह कहता है कि सिर्फ और सिर्फ डबलेट ही होंगे, और रिफ्लेक्सिव कहता है डबलेट तो होने ही चाहिए, बाकी की मुझे कोई टेंशन नहीं, डबलेट तो सारे के सारे होने ही चाहिए। और आइडेंटिटी कहता है सिर्फ और सिर्फ डबलेट ही होने चाहिए, सिर्फ रिपीट वाले ही होने चाहिए। और रिफ्लेक्सिव कहता है कि रिपीट वाले तो होने ही चाहिए, बाकी कुछ हो ना हो मुझे कोई टेंशन नहीं। मेरी कंडीशन क्या है कि हर एक एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए। ये हुआ जी रिफ्लेक्सिव, ठीक है। यानी कि आप किसी रिफ्लेक्सिव को अब आपको ये ध्यान देना है, आप किसी रिफ्लेक्सिव को, किसी यूनिवर्सल रिलेशन को, आप अगर कोई यूनिवर्सल रिलेशन बन रहा है तो आप उसको रिफ्लेक्सिव बोल सकते हो। कोई आइडेंटिटी रिलेशन बन रहा है नॉन एम्प्टी सेट का, मतलब उसमें कुछ एलिमेंट तो होने चाहिए ना, नॉन एम्प्टी का मतलब कुछ एलिमेंट होने चाहिए। अगर वो आइडेंटिटी रिलेशन है तो वो रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा, अगर वो यूनिवर्सल रिलेशन है तो वो रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा। क्योंकि देखो यूनिवर्सल रिलेशन में भी तो क्या होता है, डबलेट आते हैं हर एक एलिमेंट के, आइडेंटिटी में तो सिर्फ डबलेट ही आते हैं हर एक एलिमेंट के, और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, डबलेट तो आने ही आने हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिन पर हमें गौर करना है। ये तो हो गया जी आपका रिफ्लेक्सिव, 3 टाइप पढ़ने हमें, ठीक है जी। ये था सबसे पहले वाला। चलिए जी, अगला टॉपिक है सिमेट्रिक रिलेशन। अब एक वर्ड पढ़ोगे आप, सिमेट्रिक रिलेशन, ऐसे 3 वर्ड पढ़ने हैं आपको, ठीक है जी। और सब एक दूसरे से कनेक्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। बस शुरुआत आपको थोड़ा सा सब्र से करनी है, आराम आराम से चीज़ों को धीरे धीरे दिमाग में सेट करना है। तो अगला है सिमेट्रिक। एक रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कब कहलाएगा, देखो कितनी मज़ेदार बात है। अब बार बार क्या पढ़ रहा हूँ मैं, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, यानी कि एक ही ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है। कितनी सिंपल सी बात है। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, यानी कि एक ही ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट। हाँ, शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। वो अब वो जो रिलेशन है ना, वो जो रिलेशन मतलब एक इक्वेशन देंगे, उस इक्वेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट में से मैं उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट छाटूंगा, वो रिलेशन में रखे जाएंगे। तो वो रिलेशन सिमेट्रिक कब कहलाएगा, इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ, अगर आपके पास कोई एक रिलेशन में कोई एक बन गया एक्स वाई और उसका उल्टा भी बन जाए उसी रिलेशन में, बस हो गया काम। अगर आपके पास रिलेशन जब आप लिखोगे तो उसमें कुछ भी बन जाए, पहला कुछ दूसरा कुछ, है ना, पहले वाले को एक्स बोलते हैं दूसरे वाले को वाई बोलते हैं, और उसी रिलेशन के अंदर अगर आपके पास वो उल्टा भी हो जाए, यानी कि वाई और एक्स भी आ जाए, अभी देखो इसके बारे में समझ में आएगा वो भी रिलेशन में हो और एक्स वाई भी रिलेशन में हो तो वो सिमेट्रिक कहलाएगा। पर इस बात का ध्यान देना है कि एक्स और वाई दोनों एलिमेंट होने चाहिए एक ही, यानी कि एक ही ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये, है ना। ये अब देखो ये ऐसी ऐसी बात है जो बच्चों को थोड़ा सर दर्द कर देती है। एक्स और वाई दोनों एलिमेंट एक ही होने चाहिए। अबे जब एक ही ऐसे प्रोडक्ट कर रहा हूँ भैया तो एक्स और वाई दोनों ऐसे ही तो होंगे, बेवजह उल्लू बना रहे हैं। देखो ध्यान से, जैसे कि मान लो मैंने ए ले लिया, एक कोई सेट है उसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3।
अब जो रिलेशन, अब इसकी एक ही ए से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी, 9 एलिमेंट बनेंगे, नहीं लिखे हमने क्या बनेंगे क्या नहीं लिखेंगे। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कोई एक रिलेशन, उन्होंने कोई एक छोटी सी इक्वेशन दी होगी और उस इक्वेशन को सिर्फ ये दो ही फॉलो कर रहे हैं, तो वो दोनों के दोनों मैंने रिलेशन में रख दिए। ठीक है जी, उन्होंने कोई इक्वेशन दी होगी, उस इक्वेशन को सिर्फ दो ही कंपोनेंट फॉलो कर रहे हैं, वो दो ये हैं, उनको रिलेशन में रख दिया। अब देखा कि क्या ये सिमेट्रिक को फॉलो करता है। सिमेट्रिक कहता है एक्स वाई, ये अगला एक्स है, पिछला वाई है। अब देखो ये जो पिछले वाली टर्म है ये आगे आ गई, अगले वाली पीछे आ गई, यानी कि ये एक्स वाई है तो ये वाई एक्स है। अगर एक्स वाई और वाई एक्स दोनों रिलेशन में हों और एक्स और वाई दोनों ए से लिए गए हों, अब देखो ये बात कहते ही मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूँ बार बार। मैं क्या कह रहा हूँ कि एक्स और वाई दोनों ए से लिए गए हों। अरे ये तो शुरू में ही तय हो गया कि एक ही ए से प्रोडक्ट होनी है, तो इसका मतलब अगले वाला एक्स ए से लिया जाएगा, पिछले वाला वाई वो भी ए से ही लिया जाएगा। ये तो शुरू में ही तय हो गया, ये वाली कंफ्यूजिंग बात तो शुरू में ही तय हो गई। इसको तो साइड कर दो, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मुझे टेंशन लेने की जरूरत क्या है कि ए मेरे पास कोई सेट है, इसी से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करी, 9 एलिमेंट बने, 3 है ना, ये 3 उसमें ए में फिर से 3 रहेंगे, उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट 9 बनेगी। कोई एक इक्वेशन दे दी, उस इक्वेशन को फॉलो करते हुए बस ये दो कंपोनेंट आए, पर ये दोनों क्या हैं, एक्स वाई वाई एक्स, एक दूसरे के उल्टे, ऐसे उल्टे पुल्टे दोनों होने चाहिए। मतलब अगर कोई एलिमेंट आ गया तो उसका उल्टा तो होना ही चाहिए। ये कहता है कि बस सिमेट्रिक हो जाएंगे, बस हमें तो इतनी खुराक मिल जाए बहुत है हमारे लिए, इतनी मिल जाए तो वो बहुत है। ये क्या कहलाया जा रहा है, ये रिलेशन सिमेट्रिक है। एक एग्जांपल और लो, अगर आपके पास ए है, ए बी सी डी, ठीक है जी, ए बी सी डी। अब ध्यान से समझना, देखो कितनी मज़ेदार बात है। एक रिलेशन बना दिया, उसमें पहला मतलब इनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगी एक ही ए से, है ना। इतनी बार रिपीट करा दूंगा तो कि तुम्हें ये लड्डू लगने लगेगा, हो सकता है बोर ही हो जाओ, इतनी बार बता दूंगा मैं। एक ही ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट करी, 4 ये हैं, 4 दोबारा ए में आएंगे, 4 चौक 16 एलिमेंट बनेंगे। 16 लिखने की ज़रूरत नहीं, एक छोटी सी इक्वेशन देंगे जिसको हम रिलेशन कहते हैं, उस इक्वेशन को देखते हैं कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है। इन्होंने कहा जी कोई एक इक्वेशन होगी जिसको ये सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। क्या ये सिमेट्रिक है, अब ये पूछ रहे हैं हमसे। मैंने कहा कि ये दोनों एक जैसे बने, अगले को मैं x कहता हूँ, पिछले को y कहता हूँ। x और y पता क्या है? x और y पता है क्या है? अगला अलग पिछला अलग। x और y क्या है? अगला अलग पिछला अलग। इसको कहा जा रहा है सिर्फ x और y। तो ये अगला अलग पिछला अलग तो है ही नहीं कि जो मैं ये कहूँ कि इनके उल्टे भी होने चाहिए। ये तो दोनों एक जैसे हैं, उल्टा क्या ढूंढो इसका, ये है इंपॉर्टेंट बात। ये दोनों एक जैसे, x और x हैं, ये तो दोनों x और y होता तो y और x ढूंढता ना, ये दोनों एक जैसे हैं, इनका क्या उल्टा ढूंढूं? इनका उल्टा तो यही है, दोनों सेम। ये अभी सिमेट्रिक की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे, ये दोनों सेम है, इनका उल्टा क्या ढूंढूं? अब ये हो गए x और y, ये अलग, इसीलिए इसको x और y कहा जा रहा है। ये हो गया x, ये हो गया y, फिर मैंने देखा ये हो गया y, ये हो गया x, यस हो गया, पकड़ा गया, एक पकड़ा गया, हो गया सिमेट्रिक। ठीक है जी, ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये सिमेट्रिक हो गया, ये सिमेट्रिक है क्योंकि ये x और y को फॉलो कर रहा है, x और y माना जा रहा है, तो ये y और x माना जा रहा है। ठीक है जी, x और y क्यों माने जा रहे हैं? क्योंकि पहला अलग दूसरा अलग, इसलिए x और y कहा गया है। ठीक है जी, एक और इसका एग्जाम्पल देखो, इसमें लिख दिया, देखो इसका a का डबलेट हो गया, b का डबलेट हो गया, c का डबलेट हो गया, d का डबलेट हो गया, फिर इन्होंने लिख दिया अगला ad। अब AD देखो, ये x और y की कंडीशन में नहीं है, ये x की कंडीशन है, x y आ गया, तो y भी होना चाहिए था, है ही नहीं। जो भी एक x y बन जाए, एक भी मिल गया ना मुझे x y, तो y होना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक, नहीं तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब ये कंफ्यूजन देखो कितनी पेचीदा बात है ना। x और y, अगर इनको मैं कह दूँ x का मतलब अलग, y का मतलब कुछ और अलग, तो ये मुझे पता चल गया ये x y नहीं है, ये x है, ये x है, ये x है, ये x है, ये है x y, तो y और x भी होना चाहिए था, नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक है, खत्म बात। अच्छा, एक और बात पे, छोटी सी बात पे गौर करें, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? ये रिफ्लेक्सिव तब होता जब इसका भी डबलेट होता, इसका भी और इसका भी, d का डबलेट ही नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसमें आगे सबके डबलेट, a का भी, b का भी, c का भी, d का भी, अब ये एक्स्ट्रा हो ना हो। रिफ्लेक्सिव के लिए ये रिफ्लेक्सिव है, ये नहीं है। सिमेट्रिक के लिए ये सिमेट्रिक है, ये नहीं है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग पैरामीटर्स हैं। देखो ये बात ध्यान रखनी थी आपको। तो ये हो गया जी आपका सिमेट्रिक, है ना।
जब एक्सरसाइज करेंगे ना तब इनके बारे में, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, हम एग्जाम्पल में क्वेश्चन कहाँ ले पा रहे हैं कुछ भी, ये तो अभी हम सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन के बाद जब एक्सरसाइज पे आएंगे ना तो एक्सरसाइज तब हलवा लगेगी अगर इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ रखा है तो जी अब इसका तीसरा टाइप, 12th क्लास को लेके जो चले वो तीसरा टाइप पढ़ते हैं। तीसरे टाइप का नाम है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव, अब देखो ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या है। मान लो कोई एक सेट है x, है ना, लेट x बी एनी सेट, उसमें कुछ भी एलिमेंट है, ए रिलेशन आर ऑन x, मतलब x की x से कार्टेशियन प्रोडक्ट हुई, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ बने, एक इक्वेशन को फॉलो करते हुए कुछ रिलेशन हमने निकाल लिए, ये कहना चाह रहे हैं। इस सेट टू बी ट्रांजिटिव, मतलब एक रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कब कहलाएगा, ये ध्यान से देखो कि अगर जो तुमने रिलेशन निकाला ना, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से जो रिलेशन निकाला उसमें एक्स वाई कोई एक कंपोनेंट तैयार हुआ, फिर एक वाई जेड कंपोनेंट तैयार हुआ, मतलब एक्स वाई, फिर इस वाई वाले ने किसी और के साथ रिलेशन बनाया, ठीक है, इसको गलत मत समझना, एक्स ने वाई के साथ रिलेशन बनाया, वाई ने किसी और के साथ जेड के साथ रिलेशन बनाया, तो एक्स कहता है कि अब मुझे भी चाहिए अब जेड के साथ, तो एक्स क्या कहता है कि भाई साहब अब हमारा भी रिलेशन होना चाहिए जेड के साथ, तो ये ट्रांजिटिव है। तो ये ट्रांजिटिव है। अब देखो इसमें एक बात छुपी हुई है ना, ये स्वार्थी हो जाते हैं, मतलब ही कुत्ते देखे हमने, वो वाला सीन है, बस ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अब ये वाली बात तो देखो क्या पढ़ो इसका, एक्स वाई जेड एलिमेंट होने चाहिए इससे, एक्स से, सॉरी मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, एक्स से होने चाहिए। देखो फिर से समझो, एक्स, अब इसी बात को ऐसे भी लिखा जाता है, इसी बात को लिखा जाता है, एक्स रिलेटेड है वाई से, ठीक है जी, वाई रिलेटेड है जेड से, तो ट्रांजिटिव कहता है कि एक्स भी फिर रिलेटेड होगा जेड से, एक्स भी रिलेटेड होगा फिर जेड से, है ना। एक्स भी कहता है भाई साहब, अब एग्जांपल ले लो, मान लो कोई एक सेट है 1 2 3, ए सेट है 1 2 3, ए की ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी, एलिमेंट बनेंगे 9, किसी इक्वेशन को फॉलो करते हुए कुछ निकाल लेंगे, वो रिलेशन होंगे। अब उस रिलेशन को चेक करेंगे, मान लो ये बने, है ना, किसी इक्वेशन को फॉलो करते हुए उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ये निकले 1 2 2 3 1 3, ठीक है जी। अब मुझे बताना है कि क्या ये ट्रांजिटिव है। मैंने देखा ये है x, ये है y, ठीक है जी। अब देखो ये y नाम दिया ना, तो ये रहा y ने, फिर इसको मैं z बोल रहा हूँ, y ने z के साथ रिलेशन बनाया, ये x का रिलेशन y से और ये y का रिलेशन z से, तो इस x का इस z से भी रिलेशन होना चाहिए, है, यस, इट इज ट्रांजिटिव। सिंपल, कितनी मज़ेदार बात है। अब बात घूमेगी, अब आएगा मज़ा। यहाँ पर सब ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर चक्कर आ जाते हैं। देखो ध्यान से समझो, इसको फिर से एक बार रिपीट कर लो। एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट हैं, एक्स का वाई से रिलेशन बना, इसको वाई बोला गया है, ठीक है जी, ये रहा वाई ने किसी और के साथ बनाया, चलो इसको जेड कह दिया, तो एक्स वाई वाई जेड, तो ये एक्स इस जेड से भी रिलेट होना चाहिए, है, इसीलिए ट्रांजिटिव है, इसीलिए ट्रांजिटिव है। अब बात घूम गई, एक और रिलेशन दे दिया, कहा 1 2 1 2, मैंने कहा ठीक है जी एक्स वाई, फिर मैंने देखा जी एक्स वाई, वाई जेड के साथ तो है ही नहीं, जब वाई जेड के साथ ही नहीं, जब वाई को ही नहीं कोई मिल रहा तो एक्स उस जेड के साथ जाने को तड़प ही नहीं रहा, कह रहा ठीक है भाई, तेरी नहीं बनी हमारी भी नहीं बनी बात। क्या मतलब, अगर एक्स वाई, अगर वाई जेड होता, अगर वाई जेड होता और एक्स जेड ना होता, देखो क्या कह रहा हूं मैं, यह है एक्स, यह है वाई, यहां पर अगर वाई वाई के साथ, वाई किसी जेड के साथ, है ना, ऐसा होता सॉरी ऐसा होता 2 3 होता यहाँ पे, तो इसका मतलब ये होता कि वाई जेड के साथ रिलेशन बना रहा है, तो मैं कहता कि फिर तो एक्स का जेड के साथ होना चाहिए, नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं होगा ये। पर क्या ये अब है ट्रांजिटिव? अब मैं ये कह रहा हूं कि जब एक्स और वाई तो है, वाई का जेड से ही नहीं है, तो एक्स का जेड से मुझे फंसा ही नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि मैं सेल्फिश हूँ वाई। अगर वाई का जेड से है
तो x का भी z से होना चाहिए। जब y का ही z से नहीं बन रहा कोई, तो कोई बात नहीं, कोई लड़ाई की बात नहीं, भाई भाई प्यार से रहेंगे, ट्रांजिटिव बना के रहेंगे। ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। ये ट्रांजिटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर x y तो है, y z ही नहीं। जो x z चेक करा जाए तो वो वाली कंडीशन पूरी नहीं हुई। जब पूरी नहीं हुई तो यूँ कहेंगे फेल तो नहीं हुई। जब पूरी नहीं हुई का मतलब ये है कि फेल नहीं हुई। फेल तब होती अगर वाई जेड भी होता और एक्स जेड ना होता तो होती फेल। ये बनी ही नहीं पूरी, तो ये फेल नहीं हुई। फेल नहीं हुई तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। फेल तो नहीं होने दिया, बेशक कम है, फेल नहीं हुआ, तो ये है ट्रांजिटिव। जब क्वेश्चन में करेंगे ना तब और अच्छे से समझ में आएगी, डिटेल से समझ में आएगा तब।